हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे होंगे कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम वीडियो नंबर 6 लेकर के आए हैं। जैसा कि मैं कमेंट किया हूं कि टोटल वीडियो की संख्या 40 मैं दूंगा आपको, और 40 वीडियो में मैं आपको इस लायक बना दूंगा कि मैथ में आप SSGD में 20 में 20 जरूर ला सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, SSGD का तैयारी नहीं भी करते हैं, तो भी आप किसी न किसी एग्ज़ाम्स में बहुत बेहतर करिएगा। चाहे जो भी एग्ज़ाम्स हो, आप बैठिए। इस क्वेश्चन को बना करके आपको इतना फ़ायदा होगा, ये सभी वीडियोस को देख करके इतना फ़ायदा होगा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा रहे होंगे, है ना। बस आप लगातार 40 वीडियो तक रुक जाइए। मैं जैसा बोल रहा हूँ बस वैसा करिए। एकदम आपका एग्ज़ाम्स में मैथ्स में स्कोर बहुत सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम पास के। ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर सबसे पहला जो है वो ये कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि यदि संख्या 22,144 को 1/3, 3/5 और 5/7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग के बीच का अंतर कितना है। बस समझिएगा, मतलब इसका कहने का मतलब है कि एक संख्या है जो कि 22,144 है। कितना है जी? 22,144 है। उसको बांटना है। ध्यान सुनिएगा, किस अनुपात में बांटना है? 1/3, 1/3, 3/5 और 5/7 के अनुपात में। हम मान लेते हैं कि 3 लोगों को बांटना है। A, B, C ये 3 लोग हैं, इन्हीं के बीच में बांटना है। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है, इसका अंतर बताना है आपको। तो देखिए, ऐसा जब भी आ जाए आपको ना, और इससे एक सिंपल रेशियो निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं? देखिए, ये है ये A का मान जब निकालना होता है, ध्यान सुनिएगा, जब A का मान निकालना होता है तो A वालों को ढक लेते हैं और 5 और 7, 7 × 5 = 35 में 1 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 35। ठीक। अब देखिए, ये B वाला का निकालना है, तो B वाला का ये मान ढक लेंगे, और 17 के 21, 21 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 63। अब देखिए, C वाला को जब निकालना होता है तो C वाला को ढक लेते हैं, 7 है, ये ढक लिए, तो 5 से 15, 15 में आप 5 से गुना करेंगे तो 75। अर्थात ABC का जो मेरा रेशियो आएगा, वो रेशियो आएगा, देख लीजिए कितना है, 35:63:75। ठीक है, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। रेशियो आप निकालना सीख गए कि इस टाइप में रेशियो कैसे निकालते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एलसीएम निकाल के निकालिए, वैसे भी निकल सकता है, लेकिन ये ऐसे जल्दी निकल जाता है। ठीक। अब देखिए क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर। तो हमको पता है कि सर सबसे बड़ी संख्या अगर पूछता है तो 63, सबसे बड़ी संख्या सर पूछता है तो 63 है, और सबसे छोटी संख्या सर पूछता है तो 35 है। इनके बीच का अंतर पूछा है, तो ये 75 है ना, सबसे बड़ी संख्या 75 है और सबसे छोटी संख्या 35 है। इनके बीच का तो जो अंतर है वो है 40। ये 40 का वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, आपको पता है कि 35, 63 और 75 इन सबको जोड़े हैं तो कितना रुपया हमको मिला है? 22,144। तो जोड़ के देखते हैं कितना आता है। हमको पता है कि सर 3, 6, 6, 3, 9, 9 और 7, 16, 160, 5, 5, 10, 170, 173 का सर ये सम आ गया टोटल। ठीक है, ये 173 का जो वैल्यू दिया था वो दिया था 22,144। ठीक है, तो हमारा जो एक का वैल्यू आएगा यहाँ से वो आ जाएगा 22,144/173। लेकिन हमें निकालना है 40 का वैल्यू, तो 40 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 40 से गुना कर देंगे। ठीक है, 40 से गुना कर देंगे। अब कुछ नहीं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप जब सॉल्व करने जाएंगे तो देख लीजिएगा, ये काट लीजिएगा। काटने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा जो भी है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप काटने में असहजता महसूस करते हैं तो प्लीज़ मैं बता दूँ। देखिए, कैलकुलेट आप करेंगे जब, तो आपको लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, है ना, वरना मैं सब चीज़ मैं सब चीज़ बता दूँ, फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है, इसलिए मैं जानबूझ के 3-4 क्वेश्चन ऐसे छोड़ते हैं जो कि आपको लगता है कि मैं कर लूँगा खुद से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन भी चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि y और x के बीच संबंध y = x² के रूप में है। क्या है? y और x के बीच के संबंध y = x² के रूप में है अगर x में 6% का परिवर्तन हो। ध्यान सुनिएगा, ये बोला है कि 6% का परिवर्तन हो। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये परिवर्तन बोल दिया तो परिवर्तन तो 2 तरीके का होता है। क्या? एक वृद्धि वाला और एक कमी वाला। तो ये कौन सा कहना चाहता है? ये कौन सा कहना चाहता है भाई परिवर्तन? तो देखिए, हम चाहे वृद्धि लो
चाहे हम कमी लें। यहाँ पे नहीं कुछ जिक्र किया है कि वृद्धि वाला परिवर्तन चाहिए कि कमी वाला परिवर्तन चाहिए, वो बस परिवर्तन को परिवर्तन मान लिया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वृद्धि और कमी दिया रहेगा। अगर वृद्धि और कमी ना दिया रहे तो आप परिवर्तन का मतलब पॉजिटिव मानेंगे कि वो बढ़ा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। जब हमें पता है कि परिवर्तन में सर हम बढ़ने की बात करते हैं तो हमें बोला है कि सर y बराबर एक्स स्क्वायर के रूप में है। अगर x 6% का परिवर्तन हो, x में 6% का परिवर्तन हो तो y में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। क्या बोला है कि y में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ये बता दीजिए। देखिए भाई, इसका बहुत इजी सा सॉल्यूशन है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, बोले कि y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x में 6% का परिवर्तन हो या 10% या 20% या 30%, कुछ नहीं करिएगा, सक्सेसिव निकाल दीजिएगा। तो 6 + 6 + 6 × 6 और बटा 100, अर्थात 6 6 12 12.36% का परिवर्तन आ जाएगा। ध्यान सुनिएगा। तो आंसर में अप्रॉक्स में मेरा 12 दिया था, इसलिए मेरा 12% आंसर आ गया। बेसिक से सब बनाएंगे तो काफ़ी लंबा बनता है ये क्वेश्चन, तो हम नहीं चाहते कि बेसिक से आप क्वेश्चन इसको बनाइए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन दे तो आप इस टाइप से क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, मैं आगे निकलता हूँ। अगर मैं क्वेश्चन में बोलता कि 10% का परिवर्तन हो, ठीक है, 10% का परिवर्तन हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 10 + 10 + 10 × 10 और बटा कितना कर लेते हैं, 100। ठीक है, डबल कर लेते हैं, ये आ जाता है 21% का परिवर्तन। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहना चाहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहना चाहता है भाई कि देखिए, क्वेश्चन बोला है कि ए और बी के बीच की दूरी 887 किलोमीटर है। अमित 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखिए अमित 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी तक जाता है और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। अमित की औसत चाल कितनी होगी। ध्यान सुनिएगा, ये वाला कंसेप्ट है। ध्यान सुनिएगा, मैं ये कंसेप्ट को ध्यान बता रहा हूँ। तो ये ए है और बी है, ठीक है, ये 2 पॉइंट है। इसमें आपका डिस्टेंस कुछ भी दे दे, 270, 275, 887, 885, बस समझ में आ रहा है, कुछ भी दे दे। एक बात को याद रखिएगा कि ये जो डिस्टेंस रहती है ये फिक्स्ड डिस्टेंस रहती है। क्या डिस्टेंस रहती है, ये डिस्टेंस आपकी फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ अपने घर से ननिहाल गए तो ननिहाल से हम घर आएंगे, फिक्स डिस्टेंस नहीं है जी। यहाँ से मेरा घर ननिहाल मान लीजिए 70 किलोमीटर है, तो 70 किलोमीटर से फिर हम वापस आएंगे। ठीक है, अगर आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं, एक क्वेश्चन आता है घर से ऑफिस वाला, इसी टाइप में आता है कि एवरेज स्पीड निकालें। घर से स्कूल वाला भी क्वेश्चन आता है तो इसी में निकालते हैं हम लोग। इस बात को ध्यान रखिएगा कि घर से ऑफिस वाला क्वेश्चन है, घर से स्कूल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर फिक्स डिस्टेंस का क्वेश्चन है, एक लाइन में ध्यान रखिएगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए, बोलता है कि आप x के स्पीड से a से b तक गए थे और y के स्पीड से b से a तक आ गए। तो जो एवरेज स्पीड होती है, ध्यान सुनिएगा, जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है 2xy / x + y। ठीक है, कितना होता है जी, 2xy / x + y। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, अब ये क्या बोला है कि 75 के स्पीड से गया है, ये x का मान दे दिया, और 45 के स्पीड से आया। अब निकाल दीजिए। हमको पता है कि सर 2 × 75 × 45 / 75 + 45। ठीक है, 7 4 11 12, नीचे हो जाएगा 120, ठीक, और ऊपर हो जाएगा 2 × 75 × 45। अब यहाँ पे देखिए, 5 से काटेंगे तो 24 × 25 120 होता है, 5 से काटेंगे तो 15 × 75 होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3 × 5 15 होता है, 3 से काटेंगे तो 3 × 8 24 होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कि कितना आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 5 × 10 होता है, अर्थात 450 / 8 आ रहा है। देखिएगा यहाँ पे 450 / 8। ठीक, अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। 8 × 48 नहीं, 8 × 5 40 कर लीजिए, 8 × 48 कर लीजिए, 56 समथिंग आंसर आएगा, 56 समथिंग यहाँ पे आंसर है। ठीक है, देखिए आज के बाद इस बात को मत भूलिएगा, ये जो मैं कंसेप्ट बताया हूँ ये कंसेप्ट कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, फिक्स डिस्टेंस वाला। ठीक, आगे बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। एवरेज स्पीड के बारे में एक और बात बताया था कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ये भी बात को आपको ध्यान में रखना होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि 6 महीने के बाद 3% प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 72 रुपये है तो मूलधन क्या होगा।
देखिए बहुत सा ईजी सा बात है, लेकिन मैं इस पर बता देता हूँ कि कभी भी एसआई का जो क्वेश्चन आता है वो 3 तरीके से दे सकता है आपको, मतलब कि 3 डेट के बेसिस पे दे सकता है, ठीक है। एक ईयरली दे सकता है, एक मंथली दे सकता है और एक डे वाइज दे सकता है, ठीक है। ईयरली में क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100 होता है, ठीक है। मंथली में क्या होता है, एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा 100 इंटू 12 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एसआई बराबर क्या होता है, डेट वाला में P इंटू आर इंटू टी बटा 365, ये 365 होता है, 365 इंटू 100 या 100 इंटू 365 हो जाता है। एक बात को ध्यान रखिएगा, ये P इंटू आर इंटू 100, P इंटू आर इंटू 100, P इंटू आर इंटू टी 100, ये सब में है कॉमन। बस बदला क्या है, बदला है सिर्फ मंथ में जब किए हैं तो हम 12 से भाग किए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 12 से भाग इसलिए किए हैं क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, ठीक है। और फिर जब डे में आया है तो हम 365 से भाग किए हैं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि एक साल में 365 डे आती है, ठीक है। दूसरी बात, एक और बात समझिए, जब लीप ईयर होगा तो 366 डे हम मान लेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि लीप ईयर होनी चाहिए और वो फरवरी का 15 तारीख, सॉरी 29वां दिन उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। ये बात को एकदम ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तीसरी बात ये समझ में आनी चाहिए आपको कि जब भी डे वाला क्वेश्चन देता है, ठीक है, तो सामान्यतः 365 पे ही देता है और ये 73 के मल्टीपल देता है, ठीक है। ये 73 के मल्टीपल पे देता है, यानी कि 73 डे ज़्यादातर दे देता है आपका क्वेश्चन में। दूसरी बात कि जब मंथ पे क्वेश्चन दिया है आपका, ये आगे चलूँ मैं, इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे बराबर इतनी सारी चीज़ें होती है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लीजिएगा, ये बहुत बेहतरीन बात है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक। देखिए मंथ वाला पे क्वेश्चन दे दिया है, तो बोला है कि यदि 6 महीना के बाद 3% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 72 रुपया है, तो सर ब्याज दे दिया है 72 रुपया, ठीक है। प्रिंसिपल नहीं पता है सर, रेट दे दिया है 3%, टाइम दे दिया है सर 6 महीना, 100 गुना 12 है सर, ठीक। अब 6 दूना 12 काट देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे तो 24 तिहाई 72 हो जाता है, 24, ये 224 दूना 48, यानी कि पी का मान आ जाएगा, पी का मान आ जाएगा 4800, ठीक है। कितना आ गया, 4800। इस बात को ध्यान रखिएगा, कहाँ है 4800, ये डॉक्यूमेंट। ये बात बहुत अच्छी ढंग से आपको समझ में आ रही होगा, मैं बढ़ता हूँ आगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि 5/2 ऑफ 1/4, ये जो भी है ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास का क्वेश्चन हम बनाते हैं, जस्ट देखिए यहाँ पर, सॉरी इधर कर लेते हैं, ठीक। देखिए हम रोज़ बताते हैं ये बात को और आप ही रोज़ सीखते हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत बेवकूफ़ समझता हूँ और आप भी बहुत अपने आप को चालाक समझते हैं ना, कोई बात नहीं, हम दोनों में देखते हैं कौन जीतता है। देखिए भाई है क्या कि BODMAS बोर्ड मास। बोर्ड मास में मैंने बताया है कि सबसे पहले 3 तरीके का ब्रैकेट होता है, ये तीनों तरीका को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले छोटी वाला का काम करता है, फिर मझली के करते हैं, फिर बड़ी वाली का करते हैं। O फॉर ऑफ होता है, ऑफ का मतलब का होता है, का मतलब गुना होता है, फाइनली D फॉर डिवाइड होता है, और M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन, घटाओ। यही सीरीज होती है, ठीक है। अगर बार आता है तो बार के बारे में मैं बताऊंगा कभी, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, आपको जानने वाली बात क्या है कि सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन जो ऊपर दिया गया है। देखिए हमें पता है कि सर सबसे पहले हम इसमें देखेंगे तो ब्रैकेट कहीं नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम ऑफ वाला काम करेंगे। तो सर ऑफ वाला काम यहाँ पे है और ऑफ वाला काम यहाँ पे है, तो पहली लाइन में हम यही काम कर लेंगे, ठीक। सॉरी, अब देखिएगा यहाँ पे हमें पता है कि सर ऑफ में दिया है कि 5/2 गुना 1/4, तो हम इसको करेंगे तो ये 5/8 हो जाएगा। हम सीधे लिख देते हैं 5/8, ध्यान सुनिएगा, हम इसको सीधे लिख दिए हैं 5/8 डिवाइड बाई 3/5, ध्यान सुनिएगा, ये 3 है, ठीक है। ये कुछ और मत समझ लीजिएगा भाई साहब, ये 3 है, ठीक है। ये 3/5 गुना है 8/25 है, माइनस है 11/3 है, डिवाइड बाई है, और यहाँ पे देखिए ये 11/15 है और ऑफ है 2/3 है, ठीक है। तो ये कटेगा नहीं तो 11 दूना 22 और 15 3 45 हो जाएगा, ठीक है। ये 22/45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22/45, ध्यान सुनिएगा, यह क्या हो जाएगा 22/45 गुना हो जाएगा 1/10 प्लस हो जाएगा 3/2,
यहाँ तक आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब भाग का काम करेंगे। भाग का काम करेंगे तो यहाँ पे पलटता है, आपको पता है कि सर 5/8 है। ठीक, भाग करेंगे तो ये 5/3 हो जाएगा। ठीक, 1 मिनट, हाँ 5/8 है, भाग करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये गुना रहेगा 8/25, ध्यान सुनिएगा, माइनस सर ये 11/3 होगा, ये पलटिएगा तो 45/22 हो जाएगा, और ये गुना रहेगा 1/10 होगा, और प्लस होगा 3/2। ठीक, अब यहाँ से जब हम करेंगे तो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, तो ये कुछ कटने वाला है क्या, 50-25 ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 से 8 कट गया, ये बचा 1/3 माइनस, अब यहाँ पे देखिएगा तो 3 से नहीं तो 5 से काटिए, 5×9 45, 5×2 10। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से काटेगा तो 3×3 9। ठीक है, तो 11×33, अब 11×33 नहीं 11 से काट लीजिए, 11×2 22 है ना जी, यानी कि 3/4 यहाँ पे आपका नीचे बच गया, प्लस है 3/2। अब इसका एलसीएम लीजिए, जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, 3 चौका 12, ठीक, 4×3 12, 4×3 12 यानी कि 3×3 9, और यहाँ पे 2 छक्के 12 यानी कि 6×3 18 है ना। अब यहाँ पे देखिएगा तो 18×4 22, 22 में से जब आप 9 घटाते हैं तो आ जाता है 13, 13/12, 13/12 यानी कि 1.1/12। हम बताएं कि 1.1/12 को 1 + 1/12 कह सकते हैं, इसलिए मेरा आंसर यहाँ पे है 1 + 1/12। ये बात को एकदम ध्यान में रखिएगा, लगातार ये बात अगर समझ में आ रही है तो बहुत बेहतर है। आप देख लीजिए मैं प्रोसेस कितना कर। एक और बात, बोर्ड मास में आप घबराइएगा नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ा जाते हैं कि सर मैं सॉल्व किया तुरंत इधर तुरंत उधर, नहीं, एकदम काल्म होकर के फोकस होकर के इस बात को ध्यान रखिएगा कि एकदम छोटी वाली ब्रैकेट पकड़ेंगे, फिर मझली वाली ब्रैकेट पकड़ेंगे, फिर बड़ी वाली ब्रैकेट पकड़ेंगे, फिर ऑफ का काम करेंगे। इन तरीक़ों से आप आगे निकल सकते हैं। ठीक, हड़बड़ाइएगा तो बोर्ड मास का क्वेश्चन गलत हो जाता है। और कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए मैं बताया हूँ पहले कि 1 से 30 तक आपको कम से कम टेबल याद होनी चाहिए, फिर 1 से 50 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, फिर 1 से लेकर के 30 तक कम से कम क्यूब याद होनी चाहिए। ये बेसिक सब बात है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास मिलता है 6। ये क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, ये ज्ञात करना है। समचतुर्भुज आ गया तो मैं समचतुर्भुज के बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए समचतुर्भुज कहते किसको है, देखिए समचतुर्भुज, बात समझिए। समचतुर्भुज हम उसको कहते हैं जिसके सभी, वैसा चतुर्भुज सबसे पहले मैं उसको कहता हूँ, या फिर मैं क्या कोई भी व्यक्ति बोलता है, चतुर्भुज उसको कहा जाता है जिसके चार भुजाएं हैं। पहली बात तुरंत। दूसरी बात यह है कि समचतुर्भुज उसको कहते हैं जिसके 4 भुजाएं आपस में समान। ठीक, अब दूसरी बात समझिएगा, समचतुर्भुज क्या होते हैं। जब समचतुर्भुज देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, तो समचतुर्भुज का प्रॉपर्टी में जब जानना पड़ेगा आपको, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, ये मैं बोल देता हूँ, आपको लिखना होगा तो लिख दीजिएगा। समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित करती है। कहाँ पे, जहाँ पे भी वो दोनों मिलती है। ठीक है, दूसरी बात कि समचतुर्भुज के बारे में एक बात याद रखना होता है कि समचतुर्भुज का जो एरिया होता है ये 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है, पहली बात। ठीक, दूसरा बात ये याद रखना होता है मुख्य रूप से कि समचतुर्भुज का साइड और एरिया के बीच, डायगोनल के बीच में जो होता है रिलेशन 4a² = d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर हो जाता है। इसलिए यहाँ से कहा क्या जाता है कि ये ध्यान सुनिएगा, यहाँ से a का मान जब निकाला जाता है तो ये ध्यान से सुनिएगा, ये a का मान जब निकालिएगा तो ये क्या हो जाता है, इस पर रूट चढ़िएगा तो इधर भी रूट चढ़ जाता है और ये बन जाता है। a का मान यहाँ से नहीं निकाल सकते आप, a का मान नहीं निकाल सकते हैं, मैं निकाल के दिखाऊँ। अरे भाई आप इस बात को मानिए कि ये 4a² है, तो आप कुछ मत करिए, a² बराबर क्या कर दीजिएगा, आप कर दीजिएगा सर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ध्यान सुनिएगा, ठीक, ये बट्टा में क्या हो जाएगा 4, a हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, जब रूट चढ़ेगा तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, अब बट्टा में क्या 2। इस बात को ध्यान रखिए। खैर इससे आपको मतलब नहीं होनी चाहिए, मतलब जो है मैं बस बता देता हूँ। ये दो ही क्वेश्चन पूछता है इसमें ज़्यादातर। ये 2 क्वेश्चन ये 2 लाइन्स आपको ध्यान में रखने होंगे, यानी कि 2 फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपके सामने, ये बहुत याद रखना जरूरी है। अगर आप इसे याद नहीं रखते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। देखिए मैं बार बार बेवकूफ़ बोलता हूँ, मैं आपको लज्जित नहीं करता हूँ बेवकूफ़ बोल करके, आप वास्तव में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए एरिया बराबर 1/2 d1 इंटू d2 होता है और 4a² बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होता है। देखिएगा ध्यान से। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको पता है कि यहाँ पे सर बोला है कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है, और एरिया कितना दिया समचतुर्भुज का, देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल बोला है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
तो सर 300 बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 30 इंटू x, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो ये 3 से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, यानी कि सर x का जो वैल्यू आया वो 20 है मेरे पास। कितना आ गया जी? 20 आ गया। यहाँ पे 20 देख लीजिए आंसर आ गया, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं। आप इस बात को आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझ रहे होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। देखिए आगे बढ़ने पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 मिलता है और ये क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बोला है कि ए और बी ने साझेदारी की, थोड़ा सा और इधर थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इसको, ठीक है। देखिएगा बोला है, दिखाई दे रहा होगा, ए और बी ने साझेदारी की और अपने व्यवसाय में क्रमशः 40,000 रुपये, यहाँ पे देखिए ये बोला है कि 40,000 रुपये, ठीक, और 50,000 रुपये का निवेश किया। साझेदारी समझौता ने निर्धारित किया कि ए के व्यवसाय प्रबंध के लिए प्रति माह 15,000 रुपये मिलेंगे। किसको मिलेंगे? ए को मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। लाभ के शेष उनके निवेश के अनुपात में साझेदारी के रूप में किया जाएगा। यदि वार्षिक लाभ इतना है तो बी को कितना लाभ हुआ, ये बात बताइए। हम आपको बी का नहीं ए का भी बता देंगे, पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। मतलब ए नाम का कोई व्यक्ति है, बी नाम का भी कोई व्यक्ति है, ये दोनों मिलकर के पार्टनरशिप करना स्टार्ट किया, मतलब साझेदारी करना स्टार्ट किया। अब जब वो साझेदारी करना स्टार्ट किया है तो हुआ क्या है कि एक कंडीशन लगा है, समझौता हुआ कि देखिए बात ये है कि ए को ज़्यादा पैसा मिलेगा, और पैसा क्या मिलेगा? वो मंथली मिलेगा। अब मंथली कितना मिलेगा? 1,500 रुपये का मंथली मिलेगा। अब 1,500 का मंथली क्यों मिलेगा, इस बात को समझिए, क्योंकि वो व्यवसाय प्रबंधन है, प्रबंधन मतलब कि वो देख रेख कर रहा है, इतना समझिए बस। तो होता क्या है कि आपको सर पढ़ाए होंगे एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर के का क्वेश्चन पार्टनरशिप, तो ये एक्टिव पार्टनर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्लीपिंग पार्टनर, देखिए ए जो है एक्टिव पार्टनर है, बी जो है स्लीपिंग पार्टनर। अब ऑब्वियसली सी बात है कि ए पैसा भी लगा रहा है और मेहनत भी कर रहा है, तो ए को ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि हमने बताया था, ध्यान सुनिएगा, कि पार्टनरशिप में इस बात को ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप का ये कंसेप्ट बताना है, ध्यान में रखिएगा प्लीज, ठीक है। पार्टनरशिप में इस बात को ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है, ठीक है। पहली बात क्या होता है जी? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है। और जब टाइम कांस्टेंट होता है, मैं बार बार बोलता हूँ कांस्टेंट जब बोले तो वहाँ पे एक रख दीजिएगा। कांस्टेंट का मतलब होता है समान इन सभी चीज़ों में, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा? समान, मतलब कि दोनों सेम टाइम के लिए पैसा लगाया होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट जो होता है बराबर हो जाता है प्रॉफिट के, अर्थात इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भी वही बात है, टाइम कांस्टेंट है। टाइम का एक और बात, टाइम कहीं पे भी अगर टाइम का अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी जिक्र ना किया जाए तो इस बात को मान लीजिएगा आप कि टाइम जो होता है कांस्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जब टाइम का जिक्र क्वेश्चन में ना किया जाए तो टाइम कांस्टेंट होता है, अर्थात टाइम दोनों के लिए समान होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हमको पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो में होगा सर वही रेशियो में प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने पार्टनरशिप का ये कंसेप्ट बता दिया। अब हमें पता है कि सर ये जो पहली और ए है ना, पहले दूसरे क्या लिखते हैं, ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, एक 40,000 लगा रहा है, एक 50,000 लगा रहा है, तो 4 जीरो से 4 जीरो काट दिए, अर्थात ए लगा रहा होगा 4 रुपया तो बी लगा रहा होगा 5 रुपया। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? ए लगा रहा होगा 4 रुपया तो बी लगा रहा होगा 5 रुपया, इस बात को आप समझिए, ठीक। अब यहाँ पे सर ये इन्वेस्टमेंट हो गया तो यही आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट किया है, इस कारण से इस रेशियो में प्रॉफिट ये बाद में देखेगा। पहले बोलेगा ए कि भाई हमारा पैसा दो, क्योंकि हम मंथली काम किए। पहले तो वो साइड में रखो क्योंकि समझौता हो गया। तो समझौता हुआ था कि 1,500 के महीना आपको मिलेगा, तो 1,500 का महीना मिलेगा और 12 महीना लेंगे ये, तो 12 25 60 के जीरो हासिल 6, 12 एकम 12, 12 6 18, यानी कि इसको मिल जाएगा 12 25 60 के जीरो हासिल 6, ठीक है, डबल जीरो हटा लीजिए। इसको 18,000 रुपया साइड से मिल गया ए को, 18,000 रुपये ए को साइड से मिल गया। अब पूरा पैसा भाई बांटना था हमको, प्रॉफिट हुआ था कितना? 4,500 रुपये। अब बोला था कि 4,500 में से आप 18,000 पहले ले लीजिएगा, फिर हम लोग पैसा बांटेंगे। तो पैसा बांटेंगे तो देखिएगा यहाँ पे 9 × 27, यानी कि 27,000 रुपया ये बच गया। इसमें से इसको घटा दिया, ठीक है, ये आ गया 27,000 रुपया। अब 27,000 रुपया ये ए और बी बांटेगा, यानी कि 9 रुपये में बांटेगा। 9 का वैल्यू 27 है, अर्थात एक का वैल्यू 3,000 हो जाएगा। तो बी को मिल जाएगा आपका 15,000 इन्वेस्टमेंट के कारण, ठीक है, क्योंकि एक का वैल्यू 3 तो 5 का वैल्यू 15, और ए को मिल जाता है। पहले तो आप देख लीजिए क्वेश्चन पूछा है बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो 15,000 रुपया यहाँ पे आंसर आ गया।
लेकिन मैं आपसे पूछता कि ए को कितना टोटल प्रॉफिट हुआ था, ए को टोटल कितना पैसा मिला लाभ में से, तो हमको पता है कि सर 3 चौका 12 रुपये मिल जाएगा, यानी कि 12,000 यहाँ पे मिला, ठीक है, और यहाँ पे मिला था 18,000 काम करने के कारण से, तो 12 और 18 30,000 रुपया टोटल मिल गया था ए को। इस बात को ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन ए से ही बनता है, बी इसमें पूछ लिया है, कोई बात नहीं। अब ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि ए का और बी का जो फाइनली पैसा मिला, ए को और बी को जो फाइनली पैसा मिला, उस पैसे का अनुपात बताइए। तो फाइनली पैसा कितना कितना मिला था भाई, 30,000 इसको मिला था और 15,000 इसको मिला था, यानी कि 2:1 के रेशियो में ये फाइनली पैसा बांटा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन पूरी अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है, इस बात को समझिए पहले। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है और अंकित मूल्य पे 15% की छूट दी जाती है। कुल विक्रय मूल्य 887.40 रुपये तक लाने के लिए ग्राहक को पहले से ही रियायती मूल्य पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट की पेशकश की जानी चाहिए। मतलब क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य है 1200 रुपये। ध्यान सुनिएगा, एमपी दे दिया है 1200 रुपये, एमपी दे दिया है 1200 रुपये, ठीक है। अब ये बोला है कि 1200 रुपये अंकित मूल्य है, ध्यान सुनिएगा, अंकित मूल्य है और 15% का छूट दे रहा है। तो 1200 का जब 15% का छूट मिलेगा, 1200 का जब 15%, एक मिनट 1200 का जब आप 15% का छूट दे देंगे तो पैसा लेंगे कितना, 85%। ओह वेट, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इतना दिख रहा होगा आपको। 1200 का कितना लेंगे, 85%, 85% आप पैसा दीजिएगा। 85% का मतलब होता है परसेंटेज से डबल जीरो कट गया, 12 से कट गया, 12 5 60 के जीरो हासिल 6, 12 8 96, 96 6 100, यानी कि 1020 रुपये इसको प्राप्त होगा पैसा। ध्यान सुनिएगा, छूट देने के बाद 1020 रुपया हो जा रहा है छूट देने के बाद, ठीक है। हम लिख देते हैं कि 1020 रुपया हुआ छूट देने के बाद। कितना छूट दिया था एमपी पे, एमपी पे आपको छूट दिया था 15%, तो ये आ गया 1020 रुपया, ठीक। अब आगे बोल रहा है कि फाइनली हमको बेचना है, हम इतना रुपया कर दिए फिर भी इसको संतुष्टि नहीं है, हमको बेचना है 887.40 रुपये पर, ये मेरा एसपी है। तो फिर छूट मांग रहा है, बोला ना कि एक और छूट दीजिए, अतिरिक्त छूट। यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि कुछ छूट दी जाती है, 15% की छूट दी जाती है। कुल विक्रय मूल्य 787 रुपये लाने के लिए ग्राहक को पहले से रियायती मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान सुनिएगा, तो अतिरिक्त छूट कितना दीजिएगा, तो यही होता है अतिरिक्त छूट। तो अतिरिक्त छूट कितना हो जाएगा, आपको पता है कि 120 में से 887 घटा दीजिएगा। हम मान लेते हैं कि डिस्काउंट प्रतिशत जो आएगा, हम मान लेते हैं ये डी आएगा। पहले सबसे पहले इनमें और इनके बीच में डी आता है, ठीक है, ये डी आता है, ठीक। ये डी आ गया, ध्यान सुनिएगा, ये डिस्काउंट हो गया। आप डिस्काउंट देंगे कितना, 120 पे, तो आप लिख लीजिएगा जितना डिस्काउंट आता है बटा 120 और गुना कर लीजिए 100, वही आ जाएगा आपका डिस्काउंट प्रतिशत। ये स्मॉल डी के ये कैपिटल डी की जगह हम स्मॉल डी लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम स्मॉल डी लिखे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको आप सॉल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए जान सकूँ कि आपको सॉल्यूशन करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और बात, इस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने बताया है पहले भी कि कभी भी डिस्काउंट एमपी पे दिया जाता है और कभी भी प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो सीपी पर होता है, ठीक है। डिस्काउंट प्रतिशत बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। डिस्काउंट प्रतिशत बराबर जो फॉर्मूला होता है डी बटा एमपी गुने 100% होता है, ठीक है। और प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत बराबर जो होता है, ठीक है, ऊपर लिखिए प्रॉफिट या लॉस बटा सीपी गुने 100%। इस बात को ध्यान रखिएगा, वो दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब हम प्रोसेस में बता दिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मिल जाता है हमारे पास 10 नहीं बड़ा 9 नंबर, हाँ ठीक है 9 नंबर। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% और 20% के दो क्रमिक छूट प्रदान करता है और फिर भी 70% लाभ अर्जित करने में सक्षम होता है। यदि वह 30% की एकल छूट प्रदान करता तो उसका लाभ कितना होता है, ये बताना है। देखिए जी, एमपी है, ठीक है। एमपी का ये क्या किया, 15% का छूट किया पहले, सबसे पहले तो 15% का छूट किया, अर्थात ये 85% पैसा लिया था। 85% का मतलब होता है 17/20। इस बात को आप समझ रहे होंगे, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, 17/20, ठीक। फिर बोला है कि 20% का छूट देता है, अर्थात 80% पैसा ले रहा होगा। 80% का मतलब होता है 4/5, ठीक है। 4/5, तो मैं लिख देता हूँ कि 4/5 होता है, सर इसका 4/5, ठीक है। ये दो छूट दे दिया। फिर भी बोला है कि उससे कितना परसेंट, 70% का लाभ कमाता है, अर्थात ये सीपी का 170% पैसा लिया होगा, अर्थात 17/10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि सर ये 0 से 0 हम काट सकते हैं, 17 से 17 भी काट सकते हैं सर, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चला, यहाँ देखिए ये 2 से 2 बार में काट जाते हैं,
कट जाता है, यानी कि सर हमें पता चला कि सर CP 2 हो जाएगा सर, तो MP 5 हो जाएगा। तो सर MP बटा CP का जो रेशियो होगा वो CP हो जाएगा 2 तो MP हो जाएगा 5। अब यहाँ पे हमें बोला है कि यदि वह 30% का एकल छूट देता है, किस पे? MP पे। तो हमको पता पहले चल गया कि सर ये 50 और 20 मान लेते हैं, तो क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ये रेशियो है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे ढंग से। अब हम आगे बढ़ते हैं। वो बोला है कि सर 30% का छूट देना चाहता है अभी भी, तो 50 पे जब हम 30% का छूट देंगे यानी कि 70% पैसा लेंगे, ठीक है। जब 70% पैसा लेंगे तो 7 × 35 रुपया हो जाएगा, यानी कि 50 का सामान हम 35 में बेचना चाहते हैं, नया वाला, ठीक है। तो हमें पता चला कि सर 20 की जगह हम 35 रुपये में बेच रहे हैं। सर 20 रुपये में खरीद के 35 में बेच रहे हैं, तो हमको 15 का फायदा हुआ कितना पे? 20 पर, और गुना हो जाएगा 100, अर्थात 20 × 100 यानी कि 75% का अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का तगड़ा क्वेश्चन था। मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, और क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 2 स्टेशन A और B एक सीधी रेखा पर 275 किलोमीटर दूर है, ठीक है। मतलब क्या बोला है कि ये ध्यान में रखिएगा, ये A और B 2 पॉइंट है, A और B, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है 275 किलोमीटर, ये भी बात को ध्यान में रखिएगा। एक ट्रेन सुबह 6 बजे निकलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि एक ट्रेन सुबह 6 बजे निकलती, 6 बजे A से शुरू होती है, इधर जाती है जी, ठीक है। और ये 6 बजे निकल गई थी, ठीक। A से शुरू होती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, यानी कि इसका स्पीड जो था ये 50 था। दूसरी ट्रेन B से 7 बजे चलती है, इधर से 7 बजे चली, ये 7 बजे चली है जी इधर से, ठीक है। और ये जो चलती है कितना की स्पीड से? 62.5 की स्पीड से चलती है, ये 62.5 की स्पीड से चलती है इधर, ठीक, की गति से यात्रा करती है। तो वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगे, ये बात को ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले मैं इसका बात बता देता हूँ क्या होता है नहीं होता है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप क्या करते हैं, ये मिलने वाला समय पूछता है, एक को पहले चलाएगा, एक को बाद में चलाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं इसको, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहता हूँ अपने क्लास में? हेलो कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? हेलो कॉन्सेप्ट। अब हेलो कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब आप कहीं ना कहीं मिलने जा रहे हैं किसी व्यक्ति से, इसलिए मैं हेलो कॉन्सेप्ट कर दिया कि बीच में जाकर के मैं कॉल करूंगा, इसलिए हेलो कॉन्सेप्ट मैं इसका नाम दे दिया। ध्यान सुनिए। अब हेलो कॉन्सेप्ट के नाम से इसको मैं क्यों बोला, इस बात को मैं बता दिया आपको, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा। ये चला है 6 बजे, ये चला है 7 बजे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करता है, पहले जो चलता है उसको चला देते हैं। तो 6 बजे वाला को पहले हम चला देंगे, 6 बजे वाला को पहले हम चला देंगे। तो क्या ये, ध्यान सुनिएगा, क्या ये 50 किलोमीटर आ जाएगा क्या 1 घंटा में? 1 घंटा ये समय लगेगा, बात समझिएगा। ये 1 घंटा समय लगेगा तो 7 बज जाएगा, 7 बज जाएगा ना जी 1 घंटा में, यानी कि ये 50 किलोमीटर इधर से चल गया। तो जब ये टोटल 275 है, इसमें से 50 चल गया तो बचा कितना? 225 बचा। अब इसको जो डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक करना है, यही डिस्टेंस कवर करना है। इसको ध्यान सुनिएगा, यही डिस्टेंस आपको कवर करना है, जिसको मैंने बोला था कि 225 किलोमीटर बचा है ये बात। अब यहाँ पे जैसे ही 7 बजा तो ये बोल देगा कि हेलो भाई 7 बज गया है, आ जाओ मिल लेते हैं, बात समझिएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये 7 बजे कॉल करेगा इसको, तो वो बोलेगा हाँ निकल जा रहा है, 7 बजे निकल जा रहा है, बात समझिएगा कि 7 बज गया निकल रहा है। तो ये भी इधर से निकल गया और ये भी इधर से निकल गया। और हम बताया है कि जब ये इधर से निकलेगा, ये भी इधर से निकलेगा, तो ये दोनों स्पीड जुटेगा, S1 + S2 हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। कोई दिक्कत? जब रिलेटिव स्पीड S1 + S2 हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों स्पीड जब जुटेगा तो तेज़ी से आएगा। तो अब जो यहाँ से 7 बजे के बाद जो हम स्पीड लेते हैं, दोनों का स्पीड लेते हैं। अब क्यों लेते हैं इस बात को समझिए, क्यों? क्योंकि उस समय तक ये सोया था, ये 6 बजे तक ये सोया था और 7 बजे से निकलना स्टार्ट किया था। तो 7 बजे से यहाँ से, अब यहाँ से ये चलेगा, ये यहाँ से चलेगा, समझ में आ रहा? अब 7 बजे से दोनों चलेगा, यानी कि 7 बजे से दोनों को चलवा देते हैं। सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो गया गला में, तो जी माफ़ी चाहता हूँ। बीच में आपका अगर ईयरफोन लगा के आप सुन रहे होंगे तो आवाज़ आता होगा खतरनाक सा। देखिए आपको पता है कि 6.5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमको पता है कि सर एक का स्पीड 50 है, दूसरा का स्पीड है 62.5, ठीक। तो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा 5, 2, 6, 5, 11, यानी कि 112.5 के स्पीड से चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्पीड अब 112.25 हो गया और जाना है 225 किलोमीटर। तो 225 बटा 112.5 से भाग करेंगे तो लग जाएगा 2 घंटा। अब ध्यान से सुनिएगा, आपसे क्या पूछा है,
आपसे क्या पूछा है कि कब ये मिलेगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि मिलने का जो टाइम होता है, मीटिंग टाइम जो होता है, मिलने का जो टाइम होता है, मैं इधर लिख देता हूँ, मिलने का टाइम जो होता है वो लास्ट टाइम प्लस लगा टाइम होता है। तो लास्ट टाइम कितना था 7, ठीक है। अब प्लस लगा टाइम कितना हो गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस मिलने में कितना लगा जब ये फ़ोन किया था, फ़ोन के बाद लगा टाइम, इस बात को याद रखिएगा, फ़ोन के बाद लगा टाइम होता है, ठीक है। तो लगा टाइम कितना हो जाएगा, ये 2 घंटा, अर्थात ये 9 बजे मिल जाएगा दोनों। कितना बजे मिल जाएगा जी, 9 बजे सुबह में यहाँ पे मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। ये कंसेप्ट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इवन कि मैं भी जब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता था तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन मैं इस कंसेप्ट को मैं ऐसे बताया हूँ कि आपको पूरा अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। 10 क्वेश्चन हम निपटा चुके हैं, यानी कि आधा क्वेश्चन पे आ गए कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे बतानी चाहिए आपको। बात यह है कि देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बीच में कुछ नहीं बोलता हूँ आपको, ना ही मैं शुरू में अपना इंट्रोड्यूस करता हूँ कि ऐसा वैसा, कुछ नहीं मैं बताता हूँ। बस इतना बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को जितना लोगों तक हो सके शेयर करिए, जितना हो सके सब्सक्राइब करवाइए, जितना हो सके लाइक करवाइए, जितना हो सके कमेंट करवाइए। मुझे अगर इन सभी चीज़ों में आप बूस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको कंटेंट में एकदम कहीं से कटौती नहीं करूँगा, इस बात का संभावना दे, ठीक है। ये लगातार 6ठा वीडियो मैं आज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं 40 का कमिट किया हूँ तो 40 वीडियो पक्का दूंगा। रहा बात, कुछ बच्चे कमेंट किए हैं कि सर मुझे चैप्टर वाइज भी पढ़ना है, वन शॉट टाइप का दीजिए, मैं उनको वन शॉट दे दूंगा। आप थोड़ा सा प्लीज़ बिलीव रखिए, मैं दे दूंगा, ठीक है। बस एक समय के बाद पहले ये 40 वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ प्लीज़। मैं इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। बाकी आपकी जिम्मेवारी है, मैं समझ रहा हूँ कि आप इतने तो जिम्मेवार हैं कि आप इन सभी बातों को समझ करके आगे ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपके दोस्त भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो नो डाउट उनको भी आगे फ़ायदा होगा। अब मैं पहले ही बोला हूँ कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल एक जीडी के लिए नहीं है, ये लेवल देख लीजिए क्वेश्चन का, हेवी लेवल है, ठीक है। अब देखिए क्या आता है। अब बोला है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजती है, बाद में भी क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पे बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस बात को सबसे पहले आप ध्यान में रखिए, एलसीएम किसका किसका निकालते हैं, ठीक है। देखिए एलसीएम कभी भी निकालना होगा तो ऐसा क्वेश्चन में घंटी वाला जब क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, घंटी वाला क्वेश्चन आ जाए, लाइट वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, लाइट वाला क्वेश्चन आ जाए, या सर्कुलर ट्रैक वाला क्वेश्चन आ जाए मिलने वाला, इन सभी चीज़ों में एलसीएम ही निकालते हैं, ठीक है। अब स्पेशल रूप से बात किया जाए तो घंटी और लाइट वाला क्वेश्चन में इस बात को बता देता हूँ। जब वो एक बार बढ़ जाती है फिर वो बोलता है कि इतना घंटों में वो कितना बार बढ़ेगी, तो वो एक प्लस कर लेते हैं, ठीक है। खैर अब कंसेप्ट पे चलते हैं। देखिए आप थोड़ा सा हेल्थ ख़राब है जी, सॉरी। मैं पहले ही बोला हूँ कि मैं क्लास लगातार ले रहा हूँ, हेल्थ मेरा सही नहीं है, फिर भी क्योंकि मैं कमिट किया हूँ कि 40 वीडियो दूंगा तो 40 वीडियो दूंगा। ऐसा नहीं कि 31 और 1 को छुट्टी रहेगा, नहीं, मैं वीडियो दूंगा। देखिए आपको पता है कि सर 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा 120। और यहाँ पे देखिएगा सेकंड है तो यहाँ पे सेकंड लगा दीजिए, ठीक। अब 120 सेकंड आ गया तो 120 सेकंड को हम क्या कर सकते हैं, 2 मिनट। और क्वेश्चन में बोला है कि 6 घंटियाँ, देखिए यहाँ पे 6 घंटियाँ एक साथ बजती है, बाद में वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पे बजती है। 30 मिनट में वे कितनी बार बजेगी, कितना मिनट बजेगी, 30 मिनट में। तो 30 मिनट में ध्यान सुनिएगा, ये 30/2 मतलब एक, इसका मतलब होता है कि ये 2 मिनट पे प्रत्येक बार बजेगी 2 मिनट में बजेगी, ठीक है ना, एक बार। तो 30 मिनट में कितना बार बजेगी, 15 बार बजेगी, बस बजेगा 15 बार बजेगी। तो आप फटाक से 15 आंसर मार दीजिए। लेकिन एकदम आंसर गलत है भाई, आप खुश हो गएंगे कि सर 15 आंसर हो गया, लेकिन 15 आंसर गलत है। आप इसी तरीके की गलती एग्जाम्स में करते हैं, इस बात को समझिए। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि 15 आंसर मार के निकल जाते हैं। नहीं, आप क्वेश्चन अगर सही से पढ़ते हैं तो लिखा है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजती है, एक साथ पहले बजा चुका है, इसलिए 15 में जब हम एक जोड़ देंगे अर्थात आंसर आ जाएगा मेरा 16। तो सही आंसर 16 होगा, ना कि 15 होगा, ठीक है। आगे मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। देखिए नेक्स्ट, एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। हम मान लेते हैं कि 12 पारियों तक इनका स्कोर 12 पारियों तक इनका औसत स्कोर x था, तो टोटल 12 × x अर्थात 12x स्कोर होता, प्लस 96 रन 13वीं पारी में बना दिया, तो अब 13 पारियों में इनका स्कोर x से 2 बढ़ गया, x + 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिएगा,
आपका आंसर जो भी आएगा वही इसका औसत स्कोर होगा। आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा x का मान निकाल करके, ठीक है। ये x का मान निकाल लीजिएगा, आपको आता है इस टाइप का क्वेश्चन। मैं बिलीव करता हूँ कि आप सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6000 का 10% वार्षिक दर से एक वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, बहुत प्रेम से बता दूंगा, बहुत आराम से बता दूंगा। देखिएगा हमको पता है कि सर एक वर्ष और यहाँ पे 6 महीना बोला है और रेट कितना बोला है 10% वार्षिक रूप से, वार्षिक दर। देखिए ये 10% वार्षिक दर से बोला है, तो हमें पता है कि सर एक साल का तो हमको पूरा साल ही लेंगे, तो हम इसका 10% रेट हम ले लेंगे, 10% रेट ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे 6 महीना है अर्थात 10 का आधा, क्योंकि 6 महीना का मतलब एक साल का आधा साल होता है ना, 6 महीना का मतलब आधा साल होता है, तो रेट भी आधा लेंगे। तो रेट आधा लेंगे तो हो जाएगा 5% सर रेट। तो टोटल रेट जब हम निकालते हैं हम बताए थे कि CI में सक्सेसिव लगाइएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि CI जो हो जाएगा सर एक साल के लिए 10% फिर 5%, तो 10 + 5 + 10 × 5/100 अर्थात 15.5% आप पूरा ब्याज लीजिएगा। ब्याज कितना ले लीजिए आप 15.5%। जब 15.5% आप पूरा ब्याज ले लिए, ठीक है, तो आप हमें बताइए कि 6000 का 15.5% होता है क्या है। 6000 का 15.5% होता कितना है। ये प्रतिशत, ये हटाएगा तो नीचे 0, ये हटाएगा तो डबल 0, तो ये 3 0 से 3 0 कट गया। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एक मिनट 6000 यहाँ था, ठीक है। ये 6 × 35 के 0 हासिल 3, अब 15 × 6 = 90, 90 और 3 = 93, यानी कि 930 हो जाता है। 930 आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि ए किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी ए से 66 पूर्णांक, यहाँ पे देखिए ए किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। मैं लिख देता हूँ कि ए किसी कार्य को ये 40 दिनों में कर सकता है, ठीक है। अब आगे बोला है कि ए, बी और सी का एफिशिएंसी बोला है कि बी ए से 66.2/3% कम दक्ष है। क्या बोला है, बी ए से 66.2/3%, इसका मतलब होता है 2/3। लेकिन क्या बोला है, बी ए से, तो हम बताया जिसके साथ से हो वो नीचे, तो ए हो गया नीचे, तो बी ए से ये कम है, यानी कि अगर ए की दक्षता 3 होगी तो बी की दक्षता 1 हो जाएगी। ये बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। ये लैंग्वेज समझाने के लिए मैं ये लिखा था, मिटा देता। आगे है कि और सी बी से 300% अधिक दक्ष है। देखिए क्या, सी बी से 300% अधिक का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, 300% अधिक दक्षता का मतलब होता है कि अगर सी बी से, ध्यान सुनिएगा, बी से बोला है, ठीक है, अगर बी 1 होगा तो सी हो जाएगा 4, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये पूरा लाइन का मतलब ये होता है, ठीक। तो मेरे पास पता चला कि सर बी अगर 1 है तो सी हो जाएगा 4, तो 4 लिख दिए। अब हमें पता चल गया कि सर एफिशिएंसी यानी कि इनका दक्षता को हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में एफिशिएंसी कहते हैं, यानी कि इनकी क्षमता कहते हैं। तो सर एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3:1:4 आया, ठीक है। अब हमें पता है सर कि ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, सॉरी ए एक दिन में 3 काम कर सकता है और ये 40 दिन काम करता है, अर्थात जो टोटल वर्क होगा वो टोटल वर्क 40 × 3 होगा, यानी कि 120 होगा। लेकिन हम गुना नहीं करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। बोला है आपसे चलिए कोई बात नहीं, हम गुना कर लेते हैं, 120 हो गया टोटल वर्क, ठीक। यदि बी और सी कार्य पूरा होने से 4 दिन, यानी बी 4 दिन पहले भागता है और 2 दिन पहले सी भागता है, ठीक है, 2 दिन पहले सी छोड़ देता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा। देखिएगा, मतलब बी जो है काम पूरा होने से पहले भागता है, सी भी भागता है। बी जो भागा 4 दिन पहले भागा था, यानी कहीं ना कहीं ध्यान सुनिएगा, अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो 4 दिनों में ये 4 काम और कर लेता है। सी जो है 2 दिन पहले भागता है, तो ये 4 दूना 8, यानी कि ये 8 काम और कर लेता रहता है। तो मान लेते हैं कि 8 और 4 12, क्योंकि हम बताए हैं कि लास्ट से जो भागता है उसका एफिशिएंसी, सॉरी उसका टोटल वर्क में जुड़ता है। ये बात हम पूरा बता दिए थे आपको टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट में, ठीक है। तो लास्ट से जो भागता है वो जुड़ता है, तो हमें पता चल गया कि सर 4 दूना 8 है, तो 8 यहाँ पे जोड़ दीजिए और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 120 + 12, यानी कि 132 टोटल नया वर्क।
अब 132 ये न्यू टोटल वर्क हो गया, इसको कौन करेगा, तीनों एफिशिएंसी, क्योंकि तीनों रुक गया, लास्ट से भाग आया था। तो 4 3 7 1 8, 8 से भाग कर लीजिए आप, 8 से भाग कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 आ जाएगा, ठीक है। 5 2 होगा, 8 6 48 आ जाएगा। 16 से ऊपर आंसर कहाँ पे है, तो 16.5 यहाँ पे आ गया आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, इस बात को समझ रहे होंगे आप बेहतर तरीके से, ठीक। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि P किसी कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 12 दिन में पूरा करता है, Q ठीक इसी कार्य को 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में पूरा करता है। यदि P और Q दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिएगा जी, ये क्वेश्चन कुछ मत करिए, आप टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क कर लीजिए, ठीक है। टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क कर लीजिए। हम क्या किए हैं कि P किसी कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहा है। मान लेते हैं कि P एक दिन में P काम करता है, ठीक है, यानी कि P का एफिशिएंसी P है और ये 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, 12 दिनों में काम कंप्लीट कर देता है। वही Q का एफिशिएंसी अगर Q मान लिए तो Q जो है कितना 10 घंटे काम करते हैं, ठीक है, और 8 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, ठीक। तो ये 8 से 8 हो गया, ठीक है। ये 2 से काटिएगा तो 2 6 12 और 2 5 10, यानी कि P हो गया 5 और Q हो गया 6, यानी P और Q का जो एफिशिएंसी आया, P और Q का जो एफिशिएंसी आएगा 5:6 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। P और Q का एफिशिएंसी कितना आ गया जी, 5:6 आ गया। देखिएगा यहाँ हमें पता है कि P की क्षमता सर जब 5 पता चला, Q की क्षमता जब सर 6 पता चला, तो टोटल वर्क पता करेंगे। तो टोटल वर्क या तो आप इसमें भर के निकालें या इसमें भर के निकालें। तो हमें पता चला कि सर P का मान 5 है, तो हम भर देते 5 गुना 8 गुना, और Q का मान है 5 गुना 8 गुना 12, ये है टोटल वर्क, ये है टोटल वर्क। आप इसमें भी भरते तो बात बराबर आ जाता, ठीक है। अब क्या है, बोला है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, कौन, जब कौन कौन करेगा, P और Q दोनों काम करेगा। तो P और Q दोनों काम करेगा तो P और Q के दोनों से एफिशिएंसी से भाग करिए। तो 6 5 11 से भाग कर दिए, तो 11 से हम यहाँ पे भाग करते हैं, ठीक है। अब 11 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये 8 5 40, अब बरचौक 48, यानी कि 480 हो गया। 480 बटा 11 आ गया, ठीक है। फिर काटेगा तो कितना बड़ा कटेगा, 11 चौक 44। कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, कहीं पे प्लीज़ बताइएगा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या। हमें तो लग रहा है कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। 8 5 40 बरचौक 48, 480 बटा 11 चौक 11 है ना, तो 11 चौक 44। कुछ गलती कर रहा है भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे गलती कर रहा है। देखिए तो आप लोग प्लीज़, P किसी कार्य को 8 घंटों में पूरा कर सकता है, P किसी कार्य को 8 घंटों में पूरा कर सकता है और 12 दिनों में 8 घंटे काम करके 12 दिनों में कर सकता है। Q ठीक इसी कार्य को 10 घंटे काम करते हुए 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। फिर बोला है कि P और Q दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे, हाँ ये लाइन छूट गया हमारा, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, तो 8 से आपको भाग करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये 8 से 8 कट जाएगा, तो 12 5 60 बटा 11, ठीक है। इसको आप भूल जाइए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 60 बटा 11, यानी कि 11 5 55, ठीक है। 11 5 55, 5 बटा 11, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 समझिएगा प्लीज, ठीक है। एक और बात, इस बात को समझ रहे होंगे आप लोग बेहतरीन ढंग से कि क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको समझ में आ रहा होगा। आप मरे हुए की तरह क्यों हैं जी, थोड़ा सा जिंदा की तरह पढ़िए, एकदम जोश। अभी क्या है ना कि आप ऐसे जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी करने वाला बच्चे में एकदम ये कर देंगे वो कर देंगे, थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना, ये सब बात थोड़ा सा समझ में रखिए, और थोड़ा समझ में आ रहा है तो फिर एनर्जेटिक रहिए। देखिए आप बोला कि 2 गोलों की त्रिज्याओं का योग 28 सेंटीमीटर है और उनके आयतनों का अनुपात 27:64 है। इस बात को सबसे पहले समझिए कि गोला का जो होता है ना, ये गोला का आयतन दिया है कितना 27:64, तो गोलों की त्रिज्याएं ज्ञात करिए। तो सबसे पहले मैं गोला के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये गोला है, ठीक है। गोला के बारे में जब बताऊँगा तो सबसे पहले जो वॉल्यूम होता है ये 4/3 πr³ होता है, ठीक है। 4/3 πr³, ठीक है। उसके बाद जो इसका ये कर्व सरफेस एरिया बोलिए, ठीक है, या टोटल सरफेस एरिया बोलिए, ये दोनों होता है 4πr²। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक।
तो हमको पता है कि सब गोले का जब आयतन 27 और 64 दिया है, ध्यान सुनिएगा, जब गोले के आयतन का रेशियो V1 और V2 जब दिया रहा है, गोले का आयतन का रेशियो कितना 27 और 64 दिया रहा है, 27 और 64 दिया रहा है, तो जो इसका रेडियस हो जाता है ये 3:4 आ जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट निकाल लेते हैं। देखिए क्यूब रूट क्यों? क्योंकि 4/3 यहाँ पे भी रहता है, 4/3 यहाँ पे भी रहता है, पाई इधर भी तो वो कट जाता, तो R³ बचता है, तो रूट निकाल दिए हैं रेडियस के लिए, तो ये 3 और 4 आ जाता है। ठीक है, वही क्षेत्रफल रहता है तो हमें स्क्वायर निकालते हैं। इस बात को प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब हमें पता चला कि ये 3 और 4 हो गया। जैसे ही ये 3 और 4 हुआ तो हमको पता है कि सर 4 3 7, 7 का वैल्यू 28 है, सर 7 का वैल्यू 28 है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा, अर्थात इसका वैल्यू 12 हो जाएगा, इसका वैल्यू 16 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, इसका वैल्यू 12 हो जाएगा। तो 12 और 16 जो आंसर है वहाँ पर हो जाएगा। देखिए ए नंबर, या फिर वहाँ पे भी काट के देख लेते हैं, जो 3:4 के रेशियो में आता है वही आंसर है। ठीक है, 2-3 तरीके है बनाने का। इस बात को प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा गोला के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे बोले, एक और बात यहीं पे बता देते हैं आपको, ठीक है, कि अगर आपसे बोले कि कोई गोला है, एक मिनट ये ठीक है, अगर आपसे बोले कि कोई गोला है और गोला का बोले कि रेडियस R1 और R2 का अनुपात 2:4 है, तो इसका वॉल्यूम का रेशियो बताइए। तो क्या कर देंगे? 2 का क्यूब कर देंगे, क्योंकि गोला में वॉल्यूम है तो वॉल्यूम होता है क्यूब, तो 2 का क्यूब कर देंगे 8, 4 का क्यूब कर देंगे 64, सॉरी 2 और 3 कर देंगे ना, यहाँ पे 2 और 3 कर देता। ठीक है, 2 और 3 कर देता है, तो ये 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 का क्यूब करेंगे 27। ठीक है, अगर एरिया का रेशियो पूछेगा तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 और 3 का क्यूब कर देंगे, सॉरी 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, इस बात को प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है 17 से पहले 16 था क्या? मैं देख लेता हूँ, मैं छोड़ के क्वेश्चन को भाग गया था पिछले कुछ क्वेश्चन वीडियो में, एक वीडियो। चलिए, यदि 110 आमों को बेचकर 120 आमों के क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है। देखिए 110 आमों को बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है। देखिए 110 आमों को बेचने पर, यानी कि 110 का सीपी जो होगा 120 के 110 का जो एसपी होगा वो 120 के सीपी के बराबर होगा। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ये 0 से 0 काट दीजिए, तो आपको पता चला कि सर सीपी हो गया 11 और एसपी हो गया सर 12। तो प्रॉफिट कितना का हो गया? हमको पता है कि सर सीपी 11, ध्यान सुनिएगा, सीपी और एसपी, सीपी सर 11 है, एसपी सर 12 है, तो प्रॉफिट आ गया सर 1 का, कितना पे 11 का, तो 1/11 का मतलब होता है 1/11 का मतलब होता है 9। यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, 1/11 का मतलब क्या होता है? 9.09% या 9.1/11%। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पे है? 9 + 1/9, यहाँ पे 9 + 1/11 कहाँ पे? 9 + 1/11 यहाँ पे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम बताए हैं कि 9.1/11 को ही 9 + 1/11 कह सकते हैं, इसीलिए जानबूझ के मैं ऐसा लिख पाता हूँ ताकि आपको इस बात को ध्यान में रहे। ठीक है ना, ये सब बातें ध्यान में रहे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अब मिलेगा हमको 18 नंबर। ये क्वेश्चन अगर आप में दम है तो इस क्वेश्चन को बना करके दिखाइए हमको। अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे होंगे तो इससे पहले तो आपसे नहीं बनेगा। अब देखिए क्या होगा, मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाता हूँ, एकदम ईजी तरीके से बना दूंगा। नहीं तो आप पॉज करिए, आप बना करके देखिए कितना समय लगता है आपसे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आया, इसका एलसीएम पूछे चाहे एचसीएफ पूछे, ठीक है, एलसीएम पूछे चाहे एचसीएफ पूछे, आप आराम से कर सकते हैं। ध्यान क्या है जी, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना? चलिए देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि x³ - 4x² + 6, सॉरी छोड़िए, हम बस इसको कंसेप्ट बता रहे हैं कि एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, कुछ भी पूछे तो आप क्या कर लीजिएगा, इसमें ऐसा पुट करिएगा x का मान आप ऐसा पुट करिएगा कि इन दोनों में से किसी में 0 ना आए और निगेटिव में ना आए। क्या 0 ना आए ना निगेटिव में आए, इन दोनों में पुट करने के बाद तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा x का मान 5, ना 0 आएगा ना निगेटिव आएगा। देखिए यहाँ पे x का मान 5, x का मान 4 तक आप रखिएगा तो नहीं आएगा, निगेटिव या 0 आते रहेगा। तो इस बात को समझिए कि x का मान मैं अपने से पुट कर दिया, आप 6 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। तो जब x का मान 5 पुट करेंगे तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 माइनस ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 चौका 100 प्लस 5 प्लस 6, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 5 11, ठीक है, एक काम करिए, यहाँ पे हो गया 25, अब 25 11 करेंगे तो यहाँ पे आ गया 36 हो गया इन सब का। अब इसका देखेंगे तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 माइनस 25 माइनस 50 माइनस 8, ठीक है। तो 50 25 75 में से 125 में से घटाएंगे तो 50 में से 8 घटा तो 42, इसका मान आ जाएगा 42। अब 36 और 42 का जब एचसीएफ निकालेगा, क्या बोला है, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालेंगे तो हम बताए थे कि इसका अंतर 6 है। अगर 6 इसको भी काट देता है, इसको भी काट देता है, अर्थात तो आंसर 6 हो जाएगा।
तो 6 मेरा आंसर हो जाएगा। तो x का मान 5 रखिए, तो 5 + 1 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आ गया। देखिए कितना ईजी से बन जाता है, वरना बहुत तकलीफ होगी आपको बनाने में, ठीक है ना। इस बात को आप जितना समझे। एक और बात, आप पढ़ने के दौरान बहुत कम ऊर्जा में रहते हैं, इस बात को मैं समझा देता हूँ प्लीज़। कि देखिए ये जो आप कर रहे हैं ना, ये एक तपस्या से कम नहीं है, ठीक है ना। आप कोई तपस्या में मज़ा नहीं आता। अगर आपको लगता है कि कोई तपस्या हम कर रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है, एकदम नहीं है। मज़ा उसी चीज़ में है जो आगे चल करके आपको दिक्कत देने वाली है, जो आपको दिक्कत होगी, कन्फर्म होगी। इसलिए कोई भी चीज़ ऐसा अब हमको बता दीजिए जो कि बहुत आपके लाइफ में अच्छा होने वाला है और उसके लिए आपको बहुत मेहनत ना करना पड़े, ठीक है ना। तो ये आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान आपको मन करेगा छोड़ दें, लेकिन प्लीज़ आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि छोड़ दीजिएगा तो बहुत 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 गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं 19 पढ़ाता हूँ। 19 नंबर क्या है, यदि 5 अंकों की संख्या इतना है। देखिए क्या, यदि 5 अंकों की संख्या इतना है और 11 और 21 से विभाज्य है तो 7x - 5y का मान ज्ञात करिए। देखिए इसमें क्या कहा था, 11 और 21 से विभाजित है। अगर इतना है तो इस क्वेश्चन को पॉज करके आप बनाइए, आपको क्षमता पता चलेगा कि क्या है आपका क्षमता। एकदम नहीं बनेगा क्वेश्चन ये सब, एकदम क्या है ना कि बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया जाता है। देखिए तो 11 और 21 से विभाज्य है, ध्यान सुनिएगा। तो 11 और 21 से विभाज्य है, इसका मतलब कि इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम बताइए हमको सबसे पहले। तो हमको पता चल रहा है कि सर 11 एक जो है ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो जब अभाज्य संख्या सर सीधे गुना कर लेंगे। तो हम बताए थे आपको कि 21 में जब आपको 11 से गुना करना है तो कुछ नहीं करिए, 1 का 1, 2 1 3 और 2 का 2, यानी कि सर ये 231 आ जाएगा। तो हमको पता चला कि सर 231 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा 231, ठीक है। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन एक और बात हम बता देते हैं कि अगर आप अभाज्य संख्या का, कोई भी अभाज्य संख्या का जब आप एलसीएम निकालते हैं तो बस उसको आपस में, अगर ए बी सी और डी अभाज्य संख्या है तो इसको सिर्फ आपस में गुना कर लेंगे तो यही आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और अभाज्य संख्या जब एचसीएफ निकालेगा तो ये 1 होता है, ये कहीं इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपने, ये लिख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको पता चला कि दो चीज़ों का एलसीएम, दो संख्याओं का 11 और 21 संख्याओं का एलसीएम जो है 231 है। अब हमको पता चल गया कि सर यहाँ पे 500, ये कितना दिया 505 XY, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 99 होगा। तो आप चेक कर लीजिएगा। आप जब चेक करिएगा 231 में जब इन संख्याओं में भाग दीजिएगा, यानी कि 50 5 9 9 में भाग दीजिएगा तो आपका रिमाइंडर आ जाता है 10, यानी कि शेष आ जाता है 10। अब देख मैं किया हूँ क्वेश्चन को इसको पहले से सॉल्व, तो शेष आ जाता है 10, बस समझिएगा। तो जो शेष 10 आता है उसी को तो आप 10 घटा लेंगे, अर्थात ये 10 जब आप घटाइएगा तो आपके सामने जो संख्या आएगा 50589 आता है, बात समझिएगा। कितना आ जाएगा जी 50589 आता है। ये 505 और 89 जो आया ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है 505 और XY बोला था, अर्थात x का मान 8 आ गया और y का मान 9 आ गया। या फिर यूँ समझें कि आप इसके पास पहुंचने के लिए आप गुना करते जाएं, गुना करते जाएं, गुना करते जाएं, गुना करते जाएं, ठीक है। तो आप गुना करते करते आप पहुंच जाइएगा इस बात को, ठीक है। तो हमें पता चला कि x का मान आपका 8 है, तो x का मान 8 है सर, तो 8 7 56 माइनस y का मान सर 9 है, तो 9 5 45। अब 56 में से 45 घटाएंगे तो सर आ गया 11। 56 में से 45 घटाएंगे तो सर आ जाएगा 11, मेरा आंसर 11 आ गया। उम्मीद करते हैं ये बात को समझ में आ रहा होगा। आप पीछे करके इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत बेहतरीन ढंग से मैं इस क्वेश्चन को समझा दिया, वरना ये क्वेश्चन आपसे बहुत समय ले लेगा बनाने में अगर बेसिक समझाइएगा तो। अब बोला है क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके लाइक करवाइए, जितना हो सके सब्सक्राइब करवाइए। मैं लगातार आपके लिए मेहनत करूँगा और बेहतरीन कंटेंट लेकर के आऊँगा समय के साथ, ठीक है ना। धीरे धीरे और बूस्ट करते जाऊँगा आपके लिए, ठीक, जितना आपका सपोर्ट है। एक निवेश पहले महीने में 15%, दूसरे महीने में 20% बढ़ाता है और फिर तीसरे महीने में 10% घट जाता है। यदि प्रारंभिक निवेश 5000 था तो अंतिम निवेश क्या हो जाएगा। हम बोलते हैं कि सर प्रारंभिक निवेश क्या हो जाएगा 5000 था, बस समझिएगा। प्रारंभिक निवेश क्या था 5000 था, ध्यान सुनिएगा। प्रारंभिक निवेश 5000 था, 5000 लिख दी। और इस पर क्या बोला है कि पहले बार क्या होता है 15% निवेश, 15% क्या किया, एक निवेश पहले महीने 15%, दूसरे महीने 20% बढ़ता है जी, यानी कि ये हो जाएगा 115/100। ये कितना हो जाएगा 120/100, ठीक है। और तीसरे महीने में क्या होता है 10% घट जाता है, यही हो जाएगा 90/100, ठीक है। तो यही हो जाता है फाइनल, यही आ जाएगा आपका फाइनल। सॉल्व कर लीजिएगा। तो हमको बस इतना पता चला कि सर 0 नीचे है, उससे मतलब नहीं है, नीचे ऊपर सर 9 है, अर्थात जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल हम देख लेते हैं। 6 2 8 1 9 ये यहाँ पे होगा, 6 3 9 ये नहीं होगा, 6 6 12 2 14 ये भी नहीं होगा, 6 4 10 दोबारा ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर आ गया।
ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा बातें आपको समझ में आ रही होगी। लास्ट में वही बात है थैंक यू वाला, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। जहाँ पे नहीं समझ में आया बैक करके आप उसे देखिए बार बार, आपको समझ में पक्का आएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर बेसिक कमज़ोर है तो बेसिक पे भी आप काम करिए। कैलकुलेशन के लिए मैं बता दिया हूँ कि क्या करना होता है, ठीक है ना। बाकी आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू।